नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके लिए आने वाली टैट एग्जाम के लिए। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, यूपीटेट की या किसी भी टैट एग्जाम की, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए और बढ़ते हैं आज के हमारे पर्यावरण के 30 प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ऊपरी मृदा में निम्नलिखित में से विद्यमान होता है। तो 4 विकल्प आपके सामने, इन प्रश्नों के माध्यम से आप आकलन कर सकते हैं कि कितने स्कोर यहाँ पर आप 30 प्रश्नों में से करते हैं। तो ऊपरी मृदा में निम्नलिखित में से कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? केवल ह्यूमस तथा सजीव, केवल ह्यूमस तथा मृदा कणिकाएं, ह्यूमस सजीव तथा पादप, और डी है यहाँ पर ह्यूमस सजीव और मृदा कणिकाएं। तो देखिए बात यहाँ पर ऊपरी मृदा की जा रही है, मतलब मिट्टी की एक परत है उसकी की जा रही है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें ह्यूमस भी होते हैं, सजीव भी होते हैं और कुछ मृदा कणिकाएं भी होती हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर डी वाला विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता? तो देखिए यहाँ पर यदि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का तापमान जो होता बढ़ता घटता, या फिर दिन के समय बढ़ता रात के समय घटता, और डी है अप्रभावित रहता। तो निश्चित रूप से वायुमंडल जो है वह एक कंबल के रूप में है और निश्चित रूप से वो हमारे पृथ्वी के तापमान को हमारे जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो उस स्थिति में क्या होता? तो उस स्थिति में दिन के समय हमारा जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ जाता और रात के समय घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के समय जो हमारी पृथ्वी जब गर्म होकर के ठंडी होती है तो हमारा जो वायुमंडल होता है वो कंबल की भांति उस ताप को और वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो जीवन के अनुकूल बना रहता है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करता? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो मिट्टी के बनने में पहल नहीं करता, प्रकृति में मृदा के बनावट में पहल नहीं करता, वो कारक कौन सा है? तो यहाँ पर सूर्य, जल, पवन या पॉलीथीन के थैले। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य, जल, पवन जो तीनों कारक हैं ये मिट्टी की बनावट में पहल करते हैं, पर पॉलीथीन का थैला जो है ये बनावट में पहल नहीं करता है। और डी वाला विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर बन जाता है सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित के कारण नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे हम, तो यहाँ पर मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु की जैविक प्रक्रिया के द्वारा, या फिर मृदा में पाई जाने वाली कार्बन स्थिरीकारक की जैविक क्रिया के द्वारा, नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग द्वारा, या फिर उन पौधों के द्वारा जिन्हें खेत में अनाज फसलों के लिए उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अणु का नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में जो परिवर्तन होता है वो होता है उसके जीवाणु के माध्यम से, और ये जीवाणु जो होते हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए वाला विकल्प होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु की जैविक क्रिया के कारण से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ये नहीं वाला प्रश्न है और इसी में थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण से उत्तर गलत बनता है हमारा, क्योंकि हम कभी कभी हाँ पढ़ लेते हैं कौन सी गैस है और हम टिक कर देते हैं कि ए वाला विकल्प सही है। परंतु ध्यानपूर्वक आपको देखना है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, यदि आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, और डी है यहाँ पर अमोनिया। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये भी इसमें नहीं आती है, क्योंकि इसमें हम मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है ना, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर एक और विकल्प जो सी है वो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करके चलिएगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जलवाष्प जो है ये लिखा है। जलवाष्प जो होता है ये भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर डी विकल्प का चयन हम इसमें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर,
कार्बन चक्र में कौन सा चरण जो है सम्मिलित नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर जीवाश्म ईंधन को जलाना। तो कार्बन चक्र की इसमें बात की जा रही है, तो इसके अंदर हम देखें कि वाष्पोत्सर्जन जो होगा ये कार्बन चक्र से संबंधित नहीं होगा, और बाकी जो है प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जीवाश्म ईंधन को जलाना, ये कार्बन चक्र में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र होना, या फिर ओजोन परत का पतला होना, ओजोन परत में छिद्रे हुए छोटे छिद्र, या फिर ओजोन परत में ओजोन का मोटा होना। तो देखिए, ओजोन छिद्र का जो मतलब होता है वो होता है कि ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है, और उसी को कहा गया है ओजोन परत का पतला होना या छिद्र होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा बी वाला विकल्प होगा, ओजोन परत का पतला होना, ये इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्योंकि? तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ओजोन परत का ह्रास जो है क्यों होता है, और अधिकतर क्वेश्चन जो है ओजोन परत से पूछा ही जाता है। तो निश्चित रूप से मोटर गाड़ियों का अधिक उपयोग, औद्योगिक इकाइयों का अधिक निर्माण, या फिर मनुष्य निर्मित यौगिक जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन दोनों शामिल है का अत्यधिक उपयोग होना, या फिर डी है वनों की कटाई। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा निर्मित यौगिक जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन ज़्यादा होता है, CFC होता है, उसी के कारण से ओजोन परत का ह्रास जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है, और निम्नलिखित में से किस कथन से उचित परिभाषा नहीं है? यहाँ पर भी आपको नहीं वाला उत्तर ढूंढना है। तो जलाशयों में अवांछित पदार्थों का मिला जाना, बिल्कुल जल प्रदूषण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जलाशयों में वांछनीय पदार्थों का निकाला जाना, या फिर जलाशयों में दाब परिवर्तन, जलाशयों के ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जलाशयों में दाब का परिवर्तन है, ये किसी प्रकार से जल प्रदूषण को परिभाषित नहीं करता है, और सी वाला विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पर ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मन, या फिर ये सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यावरण की जो समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है, उसके अंतर्गत ये सभी समस्याएं जो होती हैं ये इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प होगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, जब हम श्वास लेते हैं इस समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, और इस नाइट्रोजन का क्या होता है? तो निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में भ्रमण करती है, या सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, केवल नासिका कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाती है, और डी है कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले ही इतना अधिक है कि यह अवशोषित नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सांस छोड़ते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से बाहर आ जाती है, और इसका जो विकल्प होगा बी, ये इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या नहीं होगा? नहीं देखना हमें कि क्या नहीं होगा। तो पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, मतलब कि भाई ज़्यादा मात्रा में गर्मी होगी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि होगी, वैश्विक ऊष्मन होगा, या मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी वाला विकल्प जो होगा, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता, ये किसी प्रकार से वृद्धि से संबंधित नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस आती है? तो यहाँ पर कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, या प्रकाश संश्लेषण, या फिर कवक से। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये फिर से वायुमंडल में वापस आ जाती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो सी वाला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम हमें यहाँ पर देखना है। स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है राइजोबियम जो होगा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो मृदा के अंदर खनिज तत्व कहाँ से आते हैं? जनक सेल, जिससे मृदा बनती है, पादप, जंतु, जीवाणु। तो निश्चित रूप से जो खनिज तत्व का चक्र होता है तो चलता ही है, पर यदि हम शुरुआत की बात करें तो जो जनक सेल होती है जिससे मिट्टी बनती है, उसी से खनिज होते हैं उसके अंदर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जैवमंडल के जैविक घटक का निर्माण जिसके द्वारा नहीं होता है उसे यहाँ पर हमें देखना है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, वायु। तो जैविक घटक का निर्माण वायु के माध्यम से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा यहाँ पर वायु, डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण है। तो ठंडे मौसम मतलब कि सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कोहरा छा जाता है,
तो उसका कारण जो होता है क्या होता है, कम दृश्यता हमें क्यों नज़र आती है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण या फिर बिना दहन हुए कार्बन के कण वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन्स, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति में कमी, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बिना दहन हुए जो कार्बन के कण होते हैं ये वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके कारण जो होती है कम दृश्यता जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तब क्या होगा। तो निश्चित रूप से वनस्पति रहित मृदा है, मतलब ऐसी भूमि जिस पर कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं है, तो वहाँ पर वर्षा होगी तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से वर्षा का जल मृदा के भीतर भली बात रिस जाएगा। ये वर्षा का जल मृदा की सतह को हानि पहुँचाएगा, या फिर वर्षा का जल मृदा की उर्वरकता बढ़ाएगा, और वर्षा का जल मृदा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से वर्षा का जल जो होगा वो मिट्टी की सतह को, मृदा की सतह को हानि पहुँचाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वनस्पति जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार को तो आप जानते हैं, जो हमारी फसल होती है उस फसल के साथ साथ अन्य प्रकार के जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, घास वगैरह या दूसरी प्रजाति के जो हमारी फसल के रूप में नहीं काम आते हैं, वो सब उसके लिए खरपतवार होते हैं। अब देखिए वो फसल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि करने से पहले ही पादप, खेत में पादप को नष्ट करके या फिर पादप की वृद्धि को प्रभावित करके, पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थों की उपलब्धता में कमी करके, और डी है सभी प्रकार से। तो देखिए ये जो खरपतवार होते हैं ये पादप के अन्य संसाधन जैसे कि जल, खनिज वगैरह, इन पोषक पदार्थों की उपलब्धता में प्रतियोगिता करते हैं, और ये जो खरपतवार होते हैं ये इन चीज़ों को खींच लेते हैं, जिससे फसल को पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों में से कौन सी स्पीशीज जो है वो इटली की है। तो यहाँ पर इटली की कौन सी है, एपिस डर्मेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस सेरेना इंडिका, या फिर एपिस मेलिफेरा। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा एपिस मेलिफेरा। डी वाला विकल्प जो है ये प्रजाति मधुमक्खी की जो है ये इटली की है, और डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर उस पोषक को देखना है जो उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, या आयरन तो हम कहेंगे कि आयरन जो होता है ये खादों के अंदर, उर्वरकों के अंदर उपलब्ध नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो उर्वरक की थैलियाँ होती हैं उन पर लिखा होता है PNK, है ना। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं ये चीज़ें इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, मछली उत्पादन में अपार वृद्धि क्या कहलाती है। तो निश्चित रूप से मछली उत्पादन की अपार वृद्धि काफ़ी सरल सा प्रश्न है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, या सभी प्रकार की क्रांति। तो नीली क्रांति जो होगी ये मछली उत्पादन से संबंधित होगी, हरित क्रांति हमारी फसल उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो होगी वो दूध उत्पादन से होगी। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है, और ये रोग निम्नलिखित में से किसकी एक के द्वारा संचरित होता है। तो होता तो ये विषाणु से है, पर ये संचरित किसके माध्यम से होता है, जल, वायु, भोजन, या फिर व्यक्तिगत संपर्क। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है ये जल के द्वारा संचरित होता है, जल के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती। तो यहाँ पर मच्छर के द्वारा बीमारी जो नहीं फैलती, डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया। तो निमोनिया यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ये मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्राणियों के द्वारा रोग होता है। तो यहाँ पर मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हैजा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है, पर वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है, और मलेरिया ही इसके अंतर्गत उत्तर बनेगा, पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। तो खांसी, जुकाम, चिकन पॉक्स, तंबाकू चबाना, या तनाव। तो तंबाकू चबाना जो होगा ये स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव डालेगा, और सी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा। हम अधिक सुरक्षित होंगे, या विषाक्त हो जाएगी, जीवों को नष्ट करेगी, ओजोन स्थिर नहीं है अतः अविषालु हो जाएगी,
और डी है हानिकारक सूर्य विकिरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में मदद करेगी तथा कई प्रकार से जीवों को नष्ट कर देगी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी प्रकार की ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो ये विषाक्त हो जाएगी और जीवों को नष्ट करेगी। बी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं। तो निश्चित रूप से हमने देखा कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो और एक ओजोन जो होती है, तो दो ही रूप इसके हमें वायुमंडल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प होगा ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखिए हमारा 29 और 30 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, उसी वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर हटा दिया, उसके स्थान पर दो नए क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध आपको करवा दिए हैं। तो बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास फर्न जिम्नोस्पर्म या फिर डी है यहाँ पर सेवाल। तो बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होगी, तो वो होगा यहाँ पर मास। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जलीय पर्यावरण में बात हो रही है, विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। जंतुओं में प्रजनन को, जलीय पौधों में अधिक वृद्धि को, जंतुओं में पाचन क्रिया या पोषक की उपलब्धता। तो यहाँ पर जंतुओं में प्रजनन को जो है ये जलीय पर्यावरण में तापक्रम जो है परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।